हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हमारी सीडीपी सीरीज की 7th क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, और ये आज एक ऐसे टॉपिक पे है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम में भी और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और जो हमारे मतलब बर्थ के साथ ही लगातार कंटिन्यूस चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है वो टेक्निकल टर्म्स में कैसे लेना है और किस प्रकार से इसको समझना है, और सीटेट में जो एग्जाम जो है वो किस तरीके से उसमें पूछा जाना है, या अन्य टेट एग्जाम्स में जो कितने भी इसके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको किस तरीके से देखना है, उस पैटर्न को समझते हुए आज जो है हम अपना जो है आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आज की क्लास जो होने वाली दोस्तों वो हमारी लर्निंग पे होने जा रही है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिगम। अब अधिगम कितने प्रकार का होता है, लर्निंग कितने प्रकार की होती है, कि कहां पे जाके हमारी लर्निंग रुक जाती है, जिसमें आपके अधिगम के जो है लर्निंग के कर्व्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम सीखेंगे आज ट्रांसफॉर्म और लर्निंग, उसमें ट्रांसफर जो है कैसे करा जाता है लर्निंग को। ठीक है, स्थानांतरण जो कैसे करा जाता है वो सब चीजें जानेंगे, और इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में या अन्य टेस्ट एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। मतलब हर एग्जाम के लिए जो लर्निंग जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप उसको जाके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे एक शब्द देख पा रहे होंगे, लर्निंग। ठीक है, या अधिगम। अधिगम को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं सीखना। और जब आप अपने इसके सीडीपी पढ़ते हैं तो ये शब्द आपको बार बार मिलता है, अधिगम या लर्निंग। ठीक है, अब ये लर्निंग होता क्या है, तो मैं आपको बेसिकली बताऊं, जो लर्निंग जो होता है, जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है, या जो हम अपने ट्रेनिंग करके सीखते हैं, या जो हम अपना डेली प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो वही एक क्रिया है जो हमारे करने के बाद में हमारे जो व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आता है, एक स्थायी परिवर्तन या आपका वांछित परिवर्तन आता है, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और स्किल्स हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इस प्रकार की चीजों को ही दोस्तों हम साधारण शब्दों में लर्निंग कहते हैं, कि हम किसी भी काम को जो है वो करके सीखते हैं और उसके बाद में हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, स्थायी परिवर्तन जो आते हैं, उसको ही हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और आइए अब इसकी एक टेक्निकल टर्म जान लेते हैं, इसकी परिभाषा टेक्निकली क्या कह रहा है। ठीक है, सीखना या अधिगम एक व्यापक और सतत और जीवन पर्यटन चलने वाली आपकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कहने का मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, व्यापक है। ठीक है, और सतत कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, और जीवन पर्यटन चलने वाली, मतलब हमेशा जो है वो जन्म के साथ जो है वो आपके शुरू होती है और आपकी मृत्यु तक आपके साथ चलती ही रहती है। हम लास्ट मोमेंट में भी आपका कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। मतलब जन्म के साथ जो है वो बच्चा आपने सीखना शुरू कर देता है और वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अभी लास्ट का जो पॉइंट है, धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न भी करता रहता है। मतलब क्योंकि जब बर्थ के साथ ही चीजें शुरू हो जाती हैं तो चीजें नई भी होती हैं। ठीक है, तो नई चीजों के साथ भी हमें जो है अपना अनुकूलन समायोजित करना, अडेप्ट करना चीजों को, वो भी जो है वो इस प्रोसेस के साथ ही चलता रहता है। एक व्यापक और सतत कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, जीवन पर्यटन चलने वाली है, और मनुष्य के जीवन बर्थ के साथ ही ये शुरू हो जाती है। ठीक है, और आपको वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न भी करती है। तो दोस्तों ये जो है हमारा लर्निंग होता है। आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, कुछ भी जो हम करते हैं, कुछ भी जो हम सीखते हैं, वो हमारा लर्निंग के अंदर आ जाता है। और ये जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि मानसिक में मस्तिष्क में जो चेंजेस होते हैं तभी वो हमें चेंजेस ऐसे अपने बाहर दिख पाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वो चेंजेस दिख पाते हैं। तो एक मानसिक प्रक्रिया भी हमारे ये है लर्निंग। आगे देखते हैं। देखिए अब इसकी परिभाषा को देखा जाए तो इसको कैसे समझेंगे हम, डेफिनेशन को। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया जो है दोस्तों, वो आपका लर्निंग है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको। पहला अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, दूसरा प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, तीसरा अनुभव मतलब आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जो है, ये 3 जो है चीजें जो है वो हमारे लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो एग्जाम में इनको वर्ड को आपके बॉक्स में इसलिए डाला गया है क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर में कभी इससे अभ्यास से, प्रैक्टिस से, कभी ट्रेनिंग से, कभी आपका एक्सपीरियंस से मतलब क्वेश्चंस बना है। इसलिए इन शब्दों को मैंने बाहर ही डाल दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की ना हो। अब ये हमने एक चीज सीखी
कि व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर में चेंजेस। अब ये बिहेवियर में चेंजेस दोस्तों कैसा आता है, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन किन प्रकार से, किन किन कारणों से हमारा आता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक होता है स्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी परिवर्तन, ठीक है, ये आपका अस्थायी है और ये स्थायी परिवर्तन है। तो अस्थायी परिवर्तन कैसे हमारे बिहेवियर में आते हैं वो देखिए, परिपक्व, मेच्योरिटी, थकान, बीमारी, ठीक है, मतलब जैसे हम बीमार होते हैं या हमें कोई थकान होती है तो हमारे जो सीखने में जो है वो लर्निंग जो है वो उसकी रुक जाती है, कम हो जाती है, परिवर्तन आता है, ठीक है। हमारे जन्मजात क्रिया हो गई, आपके जो मादक पदार्थों का सेवन हो गया, ये सब जो है इनसे जो है हमारे इसमें बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं और हमारे जो बिहेवियर होता है वो स्थायी होता है, मतलब कुछ समय के लिए तो होता है भाई। अब सपोज आप बीमार हैं, ठीक है, तो आपकी लर्निंग जो है वो थोड़ी इफेक्ट हो सकती है, उसकी सीखने की गति कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो थोड़े समय के लिए बदलाव होगा और जब आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे तब आपकी लर्निंग जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी जैसे पहले चल रही थी, ठीक है। ये तो होती है, आपके जो चेंजेस होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं, किन कारणों से, मेच्योरिटी, थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात क्रियाएं, मादक पदार्थों का सेवन, इन सब से। अब जो हमारा स्थायी परिवर्तन जो होता है, जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट जो चेंजेस लाता है, वो कौन कौन से हैं, वो ये आपके व्यवहार है, आपका अनुभव है, प्रशिक्षण है और आपका अभ्यास है। तो इन सब चीजों से जो होता है हमारा जो परिवर्तन होता है वो सीखना कहलाता है, कौन सा, स्थायी। और जो है वो कुछ चीजें हमें इफेक्ट यहाँ भी करती हैं जो आपका अस्थायी परिवर्तन माना जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में जो है सीधे सीधे जो है वो इन शब्दों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन जो है दोस्तों वो इन तीन चीजों से हमारे व्यवहार में आता है। देख लेते हैं आगे। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कोटेशन करके, ठीक है। हिलगार्ड के अनुसार आपके लर्निंग क्या है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही आपका अधिगम है, ठीक है। मतलब नई नई जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम अपने आप को कैसे जो है ढाल पाते हैं और चीजों को हैंडल कर पाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, यही जो है वो आपका लर्निंग कहलाता है। ये आपका किसके अनुसार, ये आपका हिलगार्ड के अनुसार इन्होंने बताया है। गिलफोर्ड इसके बीच इसमें क्या बोलते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही आपका अधिगम है, ठीक है। मतलब व्यवहार के कारण जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको ही इन्होंने लर्निंग कहा है। यहीं पे अब एक और फेमस है, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने कहा सीखना जो है वो हमारी आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हम जिस भी चीजों को सीखते हैं वो हमारे ज्ञान पे, ठीक है, हमारी आदतों पे और हमारी अभिवृत्तियों पे कि जो हम सीखते हैं वही जो है उनका अर्जन क्या कहलाता है, आपका लर्निंग कहलाता है। वहीं पे अब एक और देख लेते हैं, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब वही है कि व्यवहार में जो हमारे चेंजेस आएंगे, ठीक है, और चाहे वो नई परिस्थितियों के साथ आए या आपके हमारे बिहेवियर में बिहेवियर चेंज हो, तो इन सब चीजों को जो हम कहते हैं वो हम लर्निंग को कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये जो अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं आइए जानते हैं। अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ये हम आपका देख चुके हैं। अधिगम कोई नया कार्य करना होता है, ठीक है, किसी नए काम को जो हम करते हैं उससे भी हम सीखते हैं, तो वो भी एक तरीके का हमारा लर्निंग होता है और उसकी विशेषता होती है, ठीक है, नए काम को करना, ठीक है। अधिगम हमारा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल हमने जाना है कि अब जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु के साथ जो है हमारा खत्म होता है, तो ये जो है वो हमारी कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम अनुकूल है, ठीक है। और दूसरा अधिगम जो है वो विवेकपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम चीजों को सीखते हैं तो वो अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजों को हम कुछ भी तरीके से सीख लेते हैं, मतलब एक विवेक, हमारी बुद्धि का जो है यहाँ पे प्रयोग करके ही हम चीजों को सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम सीख लें। अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। मैंने बताया था जैसे जैसे हमें जो है वो अपने एक्सपीरियंस होते जाएंगे और वो जो है मिलके एक क्या बनाते हैं, हमारी लर्निंग बनाते हैं, एक चीजों की जो है वो प्रैक्टिस के द्वारा जो हम चीजों को हम कर लेते हैं अच्छे से। तो ये इसकी विशेषताएं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, किसी भी नए काम को करना और आजीवन चलने वाला अनुकूलन, आपका विवेकपूर्ण जो है वो अधिगम होता है, और अनुभवों का, एक्सपीरियंस का एक जो होता है समूह, जो संगठन जो होता है वो आपका लर्निंग कहलाता है, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं कि अधिगम को मतलब हमारे सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे अधिगम के, जो हमें जो है, जो जैसे हम कोई भी चीज को सीख रहे हैं तो मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे सीखने को डिस्टर्ब करेंगे या उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, पहला जो है वो निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य, अगर हमारा जो वो है उद्देश्य ही जो है वो निश्चित है, ठीक है, तो वो हमें अधिगम को, लर्निंग को सीखने में उसमें स्पीड आती है। जब हमें यही नहीं पता हमारा सीखने का क्या उद्देश्य है, हम किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आगे उसकी मतलब क्या बेनिफिट हमें होगा, अगर ये चीज हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होती है तो दोस्तों हमारी लर्निंग जो है वो बहुत तेज से चलती है और अच्छे से चलती है। दूसरा आपकी परिपक्वता, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जो है वो लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किस तरह से निभाता है, अब कोई बच्चा मेच्योर है, ठीक है, उसको अपने अच्छे और गलत का पता है, सही और गलत क्या है उसको पता है, और वो उस चीज को, कोई भी चीज सीखता है तो वो उसको बहुत अच्छे से और इजीली उसको सीख पाता है, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, कहीं ना कहीं वो सही और गलत का ज्ञान रखता है। लेकिन अगर उसमें ये चीज नहीं है तो उसकी लर्निंग जो है वो उससे इफेक्ट डालेगे और उसमें जो है लर्निंग आपके उसका प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा जो है फैमिली। भाई फैमिली जो है वो हमारे आपके लर्निंग में कैसे भूमिका निभा सकती है। भाई हमने शुरू में ही एक जो पहली डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी उसमें देखा था कि आपका जन्म से ही हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब बच्चे की जो लर्निंग है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है तो वो परिवार में रह के ही जो है वो अपना सीख पाता है अच्छे से चीजों को। अगर शुरुआत से ही बहुत अच्छे माहौल के साथ में चीजों को सीखेगा, उसको अनुभव करेगा, तो उसकी लर्निंग इफेक्टिव होगी और बहुत बड़ा भूमिका आपका जो है फैमिली आपकी लर्निंग में निभाती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है सोसाइटी। भाई फैमिली के बाद वो सोसाइटी में जाता है। अब सोसाइटी जो है वो मतलब हमारे लर्निंग का बहुत अच्छा एक साधन है। ठीक है, हम वहां पे कुछ भी अपने हिसाब से सीख सकते हैं, वहां पे कोई एक सिलेबस नहीं होता, कुछ नहीं होता, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समाज में रह के सीख सकते हैं। अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, अपना सोशलाइजेशन कर सकते हैं, समाजीकरण कर सकते हैं, अच्छे गलत की पहचान कर सकते हैं, समाज में क्या चीज घट रहा है वो हमें देख सकता है। लर्निंग में ये जो है वो इफेक्ट भी डालता है आपका समाज। ठीक है, जहाँ का जैसा एनवायरमेंट होगा वहां की जो है बच्चों की लर्निंग जो है या व्यक्तियों की लर्निंग उसी प्रकार से आपके डेवलप्ड होगी। एनवायरमेंट भी वही रोल अदा करता है। ठीक है, और एक शिक्षक का व्यवहार, ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। और सीटेट में यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है कि शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर जो है बच्चा टीचर से डरता है और वो उसके प्रति एक अच्छा बिहेवियर नहीं रखते तो वो उनसे कुछ भी नई चीजों को सीखने से डरेगा। अपने अंदर की जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, या कुछ वो नया सीखना चाहता होगा, क्रिएटिव सीखना चाहता होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अगर वही टीचर जो है वो उसको अच्छे से बच्चे से बात करे और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत फैमिलियर हो, उसको ऐसा लगे ही ना कि भाई जो है कि हम स्कूल में है या अपने घर में है, बहुत फ्रेंडली होके जो है टीचर उससे बात करता है या उसके प्रति उसका बिहेवियर जो अच्छा रहता है, तो जो है यहाँ पे उसकी बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होती है और स्टेबल और क्रिएटिव लर्निंग उसकी हो सकती है। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सीखने की इच्छा। भाई आप किसी भी काम को कब कर पाते हैं या कब सीख पाते हैं, जब आपकी इच्छा हो। जब इंटरेस्ट ही हमारा किसी काम को करने में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग पे इफेक्ट डालेगा। इसको फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लो, आपका कंप्यूटर सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब उस कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है जो 2 से 3 महीने में हो जाता है, लेकिन अगर आपको उनका उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, कंप्यूटर आपको सीखना ही नहीं है, आपको जो है मशीनरी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो फिर आप चाहे उस कोर्स को 6 महीने कर लो, 10 महीने कर लो, पूरा साल कर लो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। यदि अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया, आपका एक उद्देश्य है, जैसे यहाँ पे है आपका निश्चित उद्देश्य है कि मुझे सबसे पहले जो है वो 2 महीने में कोर्स करना है, उसके बाद ट्रिपल सी का एग्जाम देना है, तो अच्छे से मैं उस चीजों को कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो हम उसको कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका उद्देश्य, एम, मेच्योरिटी, फैमिली, सोसाइटी, एनवायरमेंट, टीचर्स बिहेवियर और आपका सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट जो है, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपके लर्निंग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं और चीजों को जो है यहाँ पे सीखने में आपकी मदद करते हैं। फिर चाहे वो अच्छे तौर पे भी हो या बुरे तौर पे भी हो, आपको रोकेंगे भी और आपको उसकी तरफ पुश भी करेंगे लर्निंग की तरफ। तो ये इसके फैक्टर थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सी टेट में या अदर टेट्स में खूब इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं अपनी पीपीटी में चीजें जो है वो लिमिटेड रखता हूं, लेकिन वो रखता हूं जो चीजें जो है वो आपके काम आए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं और कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो जो है इसमें से क्वेश्चन जो है वो इन शब्दों को लेके या इन आपके रूल्स, सिद्धांत, थ्योरी को लेके वो क्वेश्चन फंसता ही है, क्योंकि ये चीज मैंने निकाली ही आपके प्रीवियस ईयर वगैरह को देख के है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे होने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलते हैं हम अपना अगला देखते हैं क्या चीज है।
अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दोस्तों ये जो है वो आपसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत ज्यादा पूछता है। अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या, ठीक है, आइए थोड़ा जानते हैं। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल, काम या स्किल दूसरे सीखने के कौशल, काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यही है, जब कोई भी काम है जो करते हैं और जब फिर दूसरा काम करते हैं उसमें जो है वो आपका उसको प्रभावित करता हो वो, तो उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैंने इसके तौर पे दिया है जो बहुत आसान शब्दों में ये आपको समझाएगा और बताएगा कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल, ठीक है, कार चलाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आपने कार चलाई है या पहले ट्रक चलाया है तो कहीं ना कहीं आपको उसका ज्ञान है। ठीक है, अब जब आपने वो चीजें सीख ली हैं, हाँ थोड़ी सी चीजें उससे अलग है, ट्रक का साइज जो है वो कार से अलग है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चार पहिए की जो है वो कार चलानी आती है तो वो ट्रक भी चला लेगा, या अगर उसको ट्रक चलाना आता है तो वो कहीं ना कहीं कार भी चला लेगा। तो यही जो है वो एक जगह जो चीज हमने सीखी है और जब हम उस चीज को दूसरी जगह करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको प्रभाव करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा। इसी को कहते हैं दोस्तों अपना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स कई प्रकार के होते हैं और आज जो है वो हम जो वो वाले लेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला कौन सा है, इसके प्रकार। ठीक है, तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, पहला देख लेते हैं कौन सा है, सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, पहला आपका कौन सा हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफर। तो ये क्या कह रहा है देख लेते हैं, जब एक विषय का अधिगम, या अधिगम का मतलब मैंने क्या बताया, सीखना, दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो उससे जो है वो हम सकारात्मक अधिगम कहते हैं। मतलब एक जगह का सीखा हुआ जो है ज्ञान है वो दूसरी जगह हमारा काम आ रहा है, हमारे लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सकारात्मक अधिगम इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण आपको इसको क्या बोलेंगे हम, धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। मतलब अगर किसी ने हिंदी भाषा सीख रखी है, उसको थोड़ी सी हिंदी की नॉलेज है और अगर वो चाहता है कि वो संस्कृत को भी पढ़े, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का ज्ञान जो है वो उसको बेनिफिशियल रहेगा, उसको मदद करेगा संस्कृत को सीखने में। तो इसी जो ट्रांसफर जो हमने लर्निंग का जो ट्रांसफर किया है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको हम कहेंगे। एक मिनट, तो ये हमारा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे जो है वो क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में फंसता है। अगला देख लेते हैं कौन सा है, नकारात्मक स्थानांतरण, मतलब नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब एक विषय का कौशल दूसरे विषय के कौशल के अधिगम में क्या होता है, आपके बाधक सिद्ध होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, आपका नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। मतलब एक विषय का जो हमने ज्ञान सीख लिया है और वो दूसरे विषय में जो है वो बाधक सिद्ध हो रहा है, तो इसको हम बहुत ही लाइवली एग्जांपल से सीखते हैं, समझते हैं। अब जैसे कि किसी को एंड्रॉयड फोन चलाना आता है और उसने अपने बचपन से जो है वो एंड्रॉयड ही फोन उसने यूज किया है, सडनली उसके हाथ में जो है वो आईफोन आ जाता है, ठीक है, या नोकिया के जो विंडोज फोन है वो आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको चलाने में ऑन द स्पॉट जो है वो दिक्कत आएगी आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ समय बाद जो है वो उसको चीजों को करते करते वो सीख जाएगा। तो जो हमने पहले लर्निंग जो सीखी थी, जो हमने एंड्रॉयड फोन चलाया था, कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में था क्योंकि हमने उससे लर्निंग की थी, उससे सीखा था किस प्रकार से फोन चलता है। लेकिन सडनली हमारे सामने आईफोन आया या नोकिया का विंडो फोन आया, तो इस तरीके की जो लर्निंग हमने सीखी थी वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी और दिक्कत हमें देगी। तो इस प्रकार को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आपका नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग इसको हम कहते हैं। एक और देख लेते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण। अब ये क्या है, यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य किसी की जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक सिद्ध होती है तो उसे जो है वो आपका क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। वही वही चीज है, इसमें नेगेटिव वाला भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, कैसे भी इसमें हो सकता है। और ये जो है वो आपका दोस्तों ऐसे चलता है, इस प्रकार से इसकी लर्निंग चलती है और इसकी लर्निंग चलती रहती है इस तरह से।
अब कभी वो लर्निंग ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। इस प्रकार के जो हमारी दोस्तों लर्निंग जो है वो हमारी चलती रहती है, यही ये कहना चाह रहा है। ये दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है, आपका नेगेटिव भी होता है। हॉरिजॉन्टल लर्निंग इसको हम बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना अगला, अधिगम के वक्र, लर्निंग कर्व्स। दोस्तों ये भी जो है वो अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये लर्निंग कर्व्स होते क्या हैं और किस तरह से हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, और इन चीजों को जानते हैं, और ग्राफ से इन चीजों को जानेंगे ताकि आपके माइंड में छप जाए और आपको दोबारा ये कभी ऐसे मतलब रिवीजन के तौर पे देखना पड़े, इसको डिटेल स्टडी ना करना पड़े। इस प्रकार से दोस्तों आज जो है हम इन कर्व्स को पढ़ेंगे ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और ये जो परिभाषाएं होती है ना दोस्तों, ये जो है टेक्निकल टर्म्स आपको लिखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती है, क्योंकि साइकोलॉजी या सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको इन सब तरीके के शब्दों से गुजर के जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे अधिगम है, यहाँ पे सीखना आपके लैंग्वेज में या एग्जाम में आपका नहीं आने वाला। ठीक है, आपको उसको मेंटल तौर पे ही सीखना पड़ेगा कि भाई अधिगम का मतलब सीखना होता है, लेकिन जो है टेक्निकल टर्म्स आपके एग्जाम में आएंगी, वहां पे अधिगम ही आएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे सीखना नहीं आएगा, तो इसलिए परिभाषा वगैरह को भी नोट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। अधिगम वक्र एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम के, ठीक है, आपके रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जाता है। मतलब अधिगम वक्र जो है वो एक ऐसी पद्धति है जहां पे हमने जो सीखा है वो किस रूप में सीखा है, किस आकार में सीखा है, किस मात्रा में सीखा है, इस चीज को जो है वो हमारा वक्र जो है वो आपका जब हम पेपर पेन से बनाते हैं उसको डिनोट कर देता है। इसी को हम जो बोलते हैं दोस्तों अधिगम का वक्र, इसको बोलते हैं। अब दूसरे शब्दों में देख लें, अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करते हैं। अब ये अवनति और उन्नति कैसे व्यक्त होगी, तो इसके लिए जो दोस्तों एक ग्राफ बनाने का एक पैटर्न है, उस ग्राफ से हम देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये वक्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस टर्म को आप अपने लिख सकते हैं, इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, अधिगम वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स। अब इसमें पहले नंबर पे जो आता है आपका आता है सरल रेखीय वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा जो है वो व्यक्ति की समान रहती है। मतलब ये जो वक्र है वो जब बनता है जब व्यक्ति की जो सीखने की जो आपकी मात्रा है या सीखने की गति है वो एक समान रहती है, ना तो वो ऊपर होती है ना नीचे होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में यह वक्र बहुत कम देखने को मिलता है और इस वक्र को आपका रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे एक बहुत, ये जो शब्द है इसको आप पकड़िएगा कि इस प्रकार की लर्निंग बहुत कम देखने को मिलती है। आप इसको अपने डेली एग्जाम्पल में लीजिएगा, इसको सोचिएगा कि भाई सपोज आप भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्टडी, आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि वो भी मुझे 3 घंटे ही पढ़ना है, तो क्या वो लाइफ टाइम वो आपका अप्लाई हो सकता है? कभी ना कभी आप उसको 3 भी करेंगे, ठीक है, 3 से 4 भी होगा, कभी 2.5 भी हो जाएगा, कभी 2 भी हो जाएगा। मतलब बहुत कम ऐसा लर्निंग होती है जो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, क्योंकि लर्निंग जो है वो हमारी अप एंड डाउन लर्निंग में हमारे आते रहते हैं। कभी हम चीजों को तेजी से सीखते हैं, कभी आपके उसमें रुक जाते हैं और उसके बाद में अच्छे से सीखते हैं। तो इस प्रकार की लर्निंग बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर इसको हम ग्राफ पे बात करें तो इसका दोस्तों ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से बनता है। ये लर्निंग की हमारी मात्रा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसकी परिभाषा में, भाई लर्निंग की मात्रा, लर्निंग का आकार और लर्निंग का रूप, सीखने का, ये तीनों को जो है वो हमें ग्राफ के अंदर बताता है कि हमने किस प्रकार से की लर्निंग हमने की है और हमारा जो क्या रहा है। तो ये इसकी मात्रा है, ये दोस्तों इसका वो है लर्निंग। इस तरीके ग्राफ ये बनता है, मतलब कॉन्टिन्यूस जो है वो लर्निंग हमारी होती है, ना इसमें अप जाता है ना हमारा इसमें डाउन जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका कर्व है वो आपका सरल रेखीय कर्व कहलाता है। आइए देखते हैं अगला, धनात्मक उपलब्धि वक्र। ठीक है, कॉनकेव टाइप्स ऑफ कर्व। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की वक्र रेखाओं में प्रारंभ में उन्नति कम दिखाई देती है, पर बाद में अभ्यास के साथ साथ सीखने की गति बढ़ जाती है और यह वक्र अधिगम में कई बार देखने को मिलता है या मिल जाता है। मतलब स्टार्टिंग में जो है लर्निंग हमारी कम रहेगी। आप इसको एग्जांपल के तौर पे ले, आपने किसी भी नए काम को शुरू करा है या किसी भी नए काम को आप सीखने जाते हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो उस हिसाब से नहीं हो सकती जो एक एक्सपीरियंस जो है वो बंदे की, या एक्सपीरियंस
व्यक्ति की स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को करते जाते हैं वो जो है वो आपका अच्छी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने लिखना सीखा था तो बचपन में पहले गोल बनाना सीखा था, आ भी बनाना नहीं आता था आपको, ठीक है। लेकिन अब जो है उस काम को करते करते, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आप 1 घंटे में जो है 5 से 6 पेज या नॉर्मली 4 पेज आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने चीजें सीखना शुरू करी थी तब आपकी स्पीड कैसी थी, ठीक है। अब ये वक्र भी हमारा, आपका ये कर्व भी हमारा यही बता रहा है कि स्टार्टिंग में देखो आप इसको शब्दों को इस वक्र से रिलेट करके देखो। स्टार्टिंग में जो है वो हमारी लर्निंग चली, बहुत धीरे से चली, हमें पता भी नहीं लगा कि किस प्रकार की हमारी लर्निंग हो भी रही है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो किसी काम को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है, लर्निंग जो है वो धीरे धीरे दोस्तों आपका फिर इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। और इस प्रकार के कई बार यहाँ पे ये सब्जेक्ट शुरू वाले में जो था वो शब्द था नहीं, उस प्रकार की रेखीय वाली जो लर्निंग बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन इस प्रकार की लर्निंग अक्सर, ठीक है, जो आपका देखने को मिलती है। कई बार यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रारंभ में बहुत कम होगी और उसके बाद में आपका बढ़ती चली जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके कर्व का भी। और एग्जाम में इन कर्व को दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि बताइए इस प्रकार की जो लर्निंग है, जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है, आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है। तो ये भी आपका कर्व भी सीधे एग्जाम में दे दिया जाता है। कॉनकेव टाइप्स ऑफ, अगला देखते हैं ऋणात्मक वक्र, कॉन्वेक्स टाइप्स ऑफ कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में तेजी से सीखता है और बाद में सीखने की गति मंद हो जाती है। अधिगम की इस प्रक्रिया को आपका जो है वो ऋणात्मक कर्व कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में तो भाई बहुत तेजी से, भाई जैसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई नया काम करते हैं, पूरा इंटरेस्ट से करते हैं। इसको एक ऐसे एग्जांपल से लीजिए, जैसे कि कोई भी जैसे नया साल आता है तो नए साल में बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई हम जिम जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या होता है, जिम जाते हैं 5-7 दिन या हफ्ता 15 दिन जिम जाते हैं और उसके बाद में वो लोग नहीं जा पाते। तो स्टार्टिंग में तो वो कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं, यहाँ भी हम जिम जाएंगे, न्यू ईयर है। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से जो उसकी लर्निंग है वो आपका कम होती चली जाती है और इसको ही जो कहते हैं कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व कहते हैं। और इस कर्व को भी आप देख लीजिएगा, प्रारंभ में इसमें गति बहुत तेज होती है और बाद में जो इसकी गति जो है दोस्तों हमारे मंद हो जाती है। यह वक्र अधिकतर देखने को मिलता है भाई बिल्कुल सही बात है, ये जो है वो अधिकतर बहुत से लोग इस तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं और उनसे कभी कभी नहीं हो पाती लर्निंग। इस प्रकार से बहुत से लोगों की रहती है, चीजों को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे अब स्टडी ले लीजिए कि हम बहुत से बच्चे जो है वो टाइम टेबल बना लेते हैं अपना कि हम सुबह 5 घंटे पढ़ेंगे, सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ेंगे, 5 बजे उठेंगे, डेली रूटीन उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा कितने दिन होता है, हफ्ते भर, मतलब सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो टाइम टेबल बिगड़ जाता है और जो पहले जो सीखने की हमारी गति थी उसके बाद वो मंद पड़ जाती है। तो यही जो है हमारा आपका ऋणात्मक वक्र है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका मिश्रित या एस आकार का वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ वक्र, ठीक है, कर्व। इसमें ये क्या कह रहा है, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति की आपके कभी गति जो है वो मंद होती है और कभी गति जो है वो तेज हो जाती है। इस प्रकार इस वक्र रेखा का रूप जो है वो अंग्रेजी के किस प्रकार अक्षर के अकॉर्डिंग हो जाता है, एस अक्षर के अकॉर्डिंग हो जाता है। मतलब इस प्रकार की जो उसमें कर्व में क्या होगा कि आपका कभी तो वो तेज गति से सीखेगा और कभी मंद गति से सीखेगा। इस प्रकार की जो लर्निंग होने से वो एक वक्र आपका जो ऐसा बन जाता है कि वो इंग्लिश के अक्षर एस की तरह बन जाता है। आइए इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है शुरुआत में जो है वो लर्निंग कम थी, फिर एकदम से लर्निंग बढ़ी, फिर जो है वो थोड़ी सी कांस्टेंट हो गई, फिर चलती रही, फिर दोस्तों फिर आपका जो है वो एक जगह आके मंद पड़ गई। शुरुआत में तेज हुई, फिर आपकी मंद पड़ी, फिर तेज हुई, फिर आपके मंद पड़ी। अब आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाएंगे, अब ये हमारे इंग्लिश के अक्षर एस की तरह जो है वो आपका दिखना शुरू हो गया। जनरली इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। इस प्रकार का जो है वो आपका कर्व इस वाले उसमें बनता है, वक्र में, ठीक है। और इसमें कभी मंद होती है और कभी तेज गति होती है। तो हमारी जो लर्निंग है वो इस प्रकार से दोस्तों हमारी चलती रहती है। लर्निंग कभी भी स्टेबल नहीं होती है, चीजों को हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सीखते रहते हैं। आइए देख लेते हैं आगे क्या है, अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। भाई आभास, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो इसको जो है वो इफेक्ट डालती हैं, हमारी स्किल्स जो है वो इसको इफेक्ट डालती हैं,
और एक्साइटमेंट, किसी चीज को लेके हमारा एक्साइटमेंट, उत्साह कैसा है, वो भी इसको प्रभावित करता है। और आपका प्री एक्सपीरियंस, आपके पूर्व अनुभव किसी चीज को लेके कैसे रहे हैं, वो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। और सरल से कठिन की ओर जो है वो आपका ये भी जो है वो इस कर्व को, वक्र को इफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं कि अगर आपको कोई भी नई चीज सीखनी है या कुछ भी नया काम करना है तो वो एक पैटर्न से होता है, ठीक है। चीजों को अब आपको 10 सीढ़ी चढ़नी है तो 10 सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे पहला ही पैर 9 सीढ़ी पे रखें, आपको एक एक करके चीजों को करना पड़ता है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये लर्निंग पे जो है मोस्ट इफेक्ट डालता है ये वाला फैक्टर, हमें चीजों को तोड़ के और उसको इजी वे में खुद से करके, ताकि हमें एक छोटा छोटा एम बना के चीजों को करना चाहिए, ताकि वो जो है वो बहुत आसान हमारे लिए हो जाए। और हमारे आपके जो अनुभव कैसे रहे हैं किसी भी काम को लेके, हमारे पूर्व अनुभव कैसे रहे हैं, वो हमारे आगे सीखने में जो है वो इम्पैक्ट डालते डालते हैं। तो चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए कि किसी ने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 10th के बोर्ड एग्जाम्स को दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन अब जो है वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स में जब बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा जरूर कि बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से दिया जाता है और किस प्रकार से चीजों को लिखा जाता है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करी जाती है। अक्सर जब बच्चों को बोर्ड का पहला पेपर होता है उनमें बहुत कंफ्यूजिंग रहती है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व अनुभव है वो हमें इस चीज के लिए मदद करते हैं, ठीक है। हमारी स्किल्स कहते हैं कि चीज को सीखने के लिए, वो भी जो है वो इफेक्ट आपका डालती है लर्निंग पे। और हमारी फीलिंग्स भी जो है वो इसको प्रभावित करती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। यहां से जो है दोस्तों वो आपके क्वेश्चंस सीटेट के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। और 2022 में भी दोस्तों जो है वो पूरी संभावना है कि यहां से जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, अधिगम या सीखने का पठार, प्लेटू ऑफ लर्निंग। अब ये क्या चीज होती है, बहुत से बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वक्र और पठार में क्या अंतर है, और कुछ तो जो है वो इसका अंतर ही जो है वो आपका उल्टा कर देते हैं और जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसको मैंने बहुत बड़े उसमें नहीं लिया है, बहुत छोटे से 2-3 लाइनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा इनका क्या क्या डिफरेंस इसमें होता है। सीखने की प्रक्रिया में प्रगति समान रूप से नहीं होती, ठीक है, तथा सीखने में कुछ समय तक आपके प्रगति रुक जाती है। सीखने की इस रुकावट को या इस रुकावट की अवस्था को आपका अधिगम का पठार कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब भी हम कुछ काम को सीखना शुरू करते हैं तब हम उस काम को करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो है वो चीजें जो है वो वहां पे रुक जाती हैं और कुछ समय तक वहीं बनी रहती हैं, ठीक है। तो अब इस समय अंतराल को, इस रुकावट को जो हम क्या कह रहे हैं, वो हम अधिगम का पठार कह रहे हैं। आइए इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं और बहुत इजी वे में जो है वो आपका ये हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। भाई हमने किसी भी काम को सीखना शुरू करा और हम उसको सीखते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जो है वो हमारी लर्निंग जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हुई, यहाँ पे आके आपकी लर्निंग जो है वो रुक गई, ठीक है। रुकने का मतलब यह है कि लर्निंग चल रही है लेकिन उस लेवल पे ही चल रही है जिस लेवल से भाई यहां से जो है यहां तक आ गए, लेकिन अब यहां से यहां तक ये जो टाइम पीरियड है ना अपना, यहां से यहां तक जो है हमारी लर्निंग थोड़ी सी कांस्टेंट रही, रुकी रही। अब ठीक है, अब इस पीरियड में जो ये जो रुकावट है, ये जो रुकावट है, यहां पे जो हम इस टाइम से इस टाइम तक जो हम दोस्तों रहे हैं उसी को क्या कह रहे हैं, हम प्लेटू कह रहे हैं, आपके लर्निंग का पठार कह रहे हैं। और इस सब ये टाइम भी आपका जो है वो रुकता नहीं है, ये टाइम भी आपका निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जब हम आ गए, इसके बाद हमारी लर्निंग फिर ग्रो कर गई और हम तेजी से फिर से सीखना हमने शुरू कर दिया। तो ये जो दोस्तों इस समय अंतराल को, इस रुकावट को हम क्या कह रहे हैं, अधिगम का पठार कह रहे हैं। आप एक बार और देख लीजिए, प्रगति हमारी समान रूप से नहीं होती है, कुछ समय तक जो है वो प्रगति जो है हमारी रुक जाती है, और इस रुकावट को ही क्या कह रहे हैं हम, आपका लर्निंग का पठार कह रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अब एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने देखा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन उसमें ना रहे। सबसे पहले हमने देखा था आपका लर्निंग क्या हो गया, जो आपका हमारे ट्रेनिंग से आता है, हमारे आपके एक्सपीरियंस से आता है और हमारी एक्सरसाइज अभ्यास से जो हमारा आता है उसे ही हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ये हमने चीजें सीख ली थी, और अभ्यास, ट्रेनिंग और अनुभव। फिर हमने देखा था अस्थायी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन। इसमें आपकी थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति, जन्मजात, मादक पदार्थ,
आ गए थे, इसमें आपका अभ्यास आ गया था, प्रशिक्षण आ गया था, अनुभव आ गया था। फिर हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, गिलफोर्ड ने क्या कहा था, स्किनर ने क्या कहा था। उसके बाद कुछ विशेषताएं देखी थी, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन और नई नई चीजों को करना सीखना, ये इसमें हो गया। आपके अधिगम कैसे चलता है, आजीवन चलता है, अनुकूलन चलता है, अधिगम आपका विवेकपूर्ण होता है, और अनुभवों का जो संगठन होता है दोस्तों, वो आपका अधिगम होता है। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हमारा एम, हमारी मेच्योरिटी, हमारी आपका फैमिली, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, शिक्षक का बिहेवियर, और आपका हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसको प्रभावित करता है। अधिगम का स्थानांतरण, एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखे हुए कौशल को जब प्रभावित करता है तो आपको उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखा था एक सकारात्मक होती है, ठीक है, जहां पे एक चीज, एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह काम आता है, और दूसरा क्या होता है, एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान जहां पे दूसरी जगह काम नहीं आता, उसमें बाधक उत्पन्न करता है, वो आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला जाता है। इसके बाद में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये जो है इसमें इस प्रकार के सीखने में आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें होती हैं, और ये इस प्रकार से आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा, अधिगम के वक्र देखे, लर्निंग कर्व्स देखा, जिसमें आपके हमारी जो हम जो चीजों को सीखते हैं उसका रूप कैसा होता है, उसका आकार, उसकी मात्रा को पेपर पेन पे किस प्रकार से डिनोट करता है उसके कर्व के तौर से, ये जो है हमारी सीखते हैं, और सीखने की उन्नति और अवनति हमारी इससे निकल के आ जाती है। इसमें भी हमने देखा ये सरल रेखा होता है जिसमें कंटिन्यूस जो है हमारी लर्निंग चलती रहती है। दूसरा हमने देखा आपका कॉनकेव टाइप वाला, जिसमें आपका प्रारंभ में तो गति तेज मंदी होती है, उसके बाद में हमारी गति जो है लर्निंग की बढ़ती चली जाती है। इसके बाद में देखा हमने कॉन्वेक्स टाइप से, शुरू में जो है हमारी जो है तेज होती है, उसके बाद में जो है वो हमारी गति सीखने की डाउन होती चली जाती है। इसके अंदर हमने ये सीखा। फिर आपका एक ऐसा आकार का आ गया था जिसमें हमारी गति कभी मंद हुई थी और कभी हमारी गति बहुत तेज हुई थी, और इस प्रकार के जो वक्र जो हमारा बनता है उसको हमने इस प्रकार का वक्र बोला था, ठीक है। इसके बाद में हमने देख लिए थे कि इन वक्र को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी, आपका फीलिंग्स होंगी, स्किल्स होंगी, आपका एक्साइटमेंट होगा जिसमें आपका प्री एक्सपीरियंस होंगे, और आपका सरल से फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स चीजों को हम सीखेंगे, तो वो जो है हमारी लर्निंग को, हमारे कर्व्स को जो है वो प्रभावित कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने क्या देखा था, अधिगम या सीखने का पठार, प्लेटू हमने देखा था। अब इसके बारे में भी हमने जाना था कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा समय अंतराल जहां पे हमारी लर्निंग कंटिन्यूस होती है, यहाँ पे हमारी लर्निंग में उन्नति नहीं होती, नहीं अवनति होती, कंटिन्यूस चलती रहती है, इस टाइम ड्यूरेशन को जो है हम अधिगम का पठार या प्लेटू कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को आपके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और उसको आगे से अच्छे से शेयर करिए, और बेल आइकन्स को दबा दीजिए ताकि आपके आने वाले जो कंटेंट की क्लास है वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए, और एक्टर्स एजुकेशन पे दोस्तों आपको चीजें अच्छे से मिल पाए। और दोस्तों अगली जो हमारी क्लास होने जा रही है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने जा रही है, जिसमें आपका थॉर्नडाइक, स्किनर और आपके बंडूरा के इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे, जानेंगे और चीजों को समझेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इसमें से बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इनके सिद्धांतों से बन जाते हैं, जिसमें हम आपके नियम वगैरह से सीखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत सही चल रही होगी और इन कंटेंट्स की क्लास को आप ले रहे होंगे, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जिसमें हमारी प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डालेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।